प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग झारखंड के आदिवासी पढ़ेंगे। ये आपकी जो JPSC PT का सिलेबस है उसमें जो GS पेपर 2 होता है, GS पेपर 2 में जो B पॉइंट है, B पॉइंट आप देख रहे हैं, B पॉइंट में आता है झारखंड का आंदोलन। उसमें 5 पॉइंट है, टोटल 5 पॉइंट है, जिसमें कि पहला पॉइंट को मैंने कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं, झारखंड के आदिवासी। इससे आपका एक प्रश्न आएगा, ठीक है। इसके पूर्व में जो आपका JPSC सिलेबस का GS पेपर 2 है, तो उसका जो पॉइंट ए है आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसमें कि 6 शासन व्यवस्थाएं हैं, 6 जनजातीय शासन व्यवस्थाएं, उनको पढ़ाया जा चुका है। केवल एक जो लास्ट वाला है वो आपका बाकी रह गया है। और सेकंड जो B आपका पॉइंट है, झारखंड आंदोलन, जो कि जिससे आपका 7 प्रश्न निर्धारित है और 14 मार्क्स का आपका PT में क्वेश्चन आने वाला है। पहला पॉइंट झारखंड के संविधान को पढ़ाया जा चुका है, सेकंड पॉइंट आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आ रहे हैं GS पेपर 2 के, उसको डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ाया जा रहा है, ना कि सिर्फ आपको PT फैक्ट को देखते हुए पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मेरे पढ़ाने का कहीं भी उद्देश्य ये नहीं कि सिर्फ आपको PT पास करवाना, आपको झारखंड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाए, जिससे आप ना सिर्फ PT बल्कि आप मेंस में भी क्वालिफाई कर सकें। और कभी अगर आपको इंटरव्यू में कुछ प्रश्न झारखंड से पूछे जाएं, तो आप कहीं के भी अभ्यर्थी हों, झारखंड के हों या झारखंड के बाहर हों, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ज़रूर हो कि आप इंटरव्यू में भी किसी प्रश्न का, झारखंड संबंधी प्रश्न का जवाब देने के योग्य हो जाएं। तो आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ाया जा रहा है, ना सिर्फ PT के लिए। आपको वीडियो पूरा देखना होगा, जिससे आपको झारखंड के बारे में या फिर आपका जो GS पेपर 2 है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हो जाए, विस्तृत अध्ययन आप कर सकें। और रही बात PT के फैक्ट की, तो आप पहले अभी जो डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ रहे हैं, इन्हीं से मैं आपको करीब 500 से 1000 आपको ऐसे क्वेश्चन बनाकर दे दूंगी, 1 लाइनर क्वेश्चंस, जिसके आप पढ़ करके PT के लिए एक समराइज तैयारी कर सकेंगे। लेकिन इसके पहले आपको पूरी बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है, जिसमें आपको झारखंड का विस्तृत इतिहास, झारखंड के आंदोलन, झारखंड की विभूतियों के बारे में, झारखंड की जो संस्कृति है उसके बारे में, झारखंड की भूगोल है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि प्रश्न कहीं से भी आए आप एकदम आराम से आंसर कर सकें, आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। यही मेरा उद्देश्य है, और इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ा रही हूँ। मेरा कहीं भी उद्देश्य संक्षेप में पढ़ा करके सिर्फ आपको जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट कराना नहीं है, बल्कि आपके जो डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ा करके आपका PT मेंस और इंटरव्यू का जो सिलेक्शन है, उसके जो आपके लिए एक ग्राउंड होना चाहिए, उसको तैयार करने में आपका मदद करना है, ठीक है। तो मेरे वीडियो को देखकर इतना तो मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि अगर आपकी जो JPSC GS पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका झारखंड का संबंधित पूरा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका GS के पेपर्स होते हैं मेंस में, टोटल 6 पेपर्स होते हैं, ठीक है। मेंस में जो GS के टोटल 6 पेपर्स होते हैं, उसमें पहले पेपर के छोड़ कर के बाकी सारे पेपर्स में जैसे अगर हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, ठीक है, विज्ञान ले लीजिए, या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसमें सभी में झारखंड रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना होती है। तो ये जो भी आप नोट्स देख रहे हैं, इन सभी नोट्स से ये फ़ायदा ज़रूर होगा आपका कि आप उन प्रश्नों के भी उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे, जो कि आपका मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेंस में आपको विस्तृत रूप से आपको झारखंड के इतिहास, झारखंड की जनजातीय व्यवस्था के बारे में, झारखंड की संस्कृति के बारे में, झारखंड के भूगोल के बारे में, यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से पूछा जाता है। तो इन वीडियो से आप उन प्रश्नों का आंसर देने में ज़रूर सक्षम होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं झारखंड के आदिवासी, जिससे आपका PT में मात्र एक प्रश्न आएगा और मेंस में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। और यही कहूँगी कि अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके GS पेपर 2 की, JPSC के GS पेपर 2 की बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो सके। झारखंड में जो आदिवासियों की संख्या है, वह यहाँ की कुल जनसंख्या का 26.2% है। आप सभी को पता है 3.29 यहाँ का, जो 3.29 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, उसका 26.2% जो है वह यहाँ के आदिवासियों की संख्या है।
तो लगभग 91 और इनमें से लगभग 91.7% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और करीब 8% लोग जो है ये शहरी इलाकों में रहते हैं। 8.3% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। ठीक है, तो आपको एक बेसिक रफ डाटा हमेशा दिमाग में रखना है कि झारखंड में जनजातीय समूह या फिर आदिवासियों का कितनी जनसंख्या है या फिर वह यहाँ की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। झारखंड में जनजातियों को उनके निवास स्थान, रहन सहन और खान पान की प्रकृति के आधार पर एक अगर रफली बोला जाए तो एक अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति 2 भागों में बांटा गया है। वहीं अगर प्रजाति दृष्टि से देखें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है कॉकेसाइड, तो इसमें कि प्रोटो-एस्ट्रोलाइड समूह हो जाता है। सेकंड है मंगोलियाड और थर्ड है निग्रोइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रजातीय तत्व के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे भाषा के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण, जिसमें कि भाषा के आधार पर ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और तिब्बती वर्ग 3 वर्गों में बांटा जाता है। आपको जब यह जीएस पेपर 2 स्टार्ट किया गया था उसमें भी आपको बताया गया था कि झारखंड में जो आदिवासी हैं या फिर झारखंड में जो भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनके उत्पत्ति स्थल के बारे में विभिन्न प्रकार के मत हैं। कोई जैसे उसमें एक हो जाता है कि लोग तिब्बत से लोग से आए थे, कुछ लोग आर्य समूह के कहे जाने की बात करते हैं। तो वो पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिल ही जाएगी, क्योंकि उसमें भी आपको जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में ही पढ़ाया गया है। तो भाषा के आधार पर 3 प्रजातियाँ हो गई, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और तिब्बती वर्ग। आर्थिक आधार पर बात करें तो जंगल में शिकार करने वाली जनजातियाँ हैं, पहाड़ी कृषि करने वाली जनजाति हैं, समतल भूमि पर कृषि करने वाली जनजाति हैं, सरल कारीगर करने वाली जनजाति हैं और पशुपालन करने वाली जनजातियाँ हैं। आगे देखेंगे लोक कलाकार जनजातियाँ। 7th में है कृषि और गैर कृषि समृद्ध जनजातियाँ और 8 में है आपका नौकरी और व्यवहार में लगी जनजातियाँ। निर्वाह के आधार पर जनजाति को 4 भागों में बांटा जाता है, जो कि निम्न है। पहला घुमंतू जनजाति। ठीक है, सेकंड में आपका हो जाता है घुमंतू कृषक जनजाति, थर्ड में आपका कृषक जनजाति और फोर्थ में आपका शिल्प जनजाति है। तो ये प्रमुख वर्गीकरण है जिसके बारे में आपको विस्तार से जानना चाहिए। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ आ जाती हैं इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं इन चारों जनजातियों में जो कि निर्वाह के आधार पर बांटी गई हैं। तो पहले जनजाति हो गई घुमंतू जनजाति। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है ये याद रख लीजिएगा। बिरहोर, हिल और खड़िया जनजातियाँ आती हैं आपका घुमंतू जनजाति के अंतर्गत, जिनका जीवन घुमंतू होता है, जो अस्थायी बस्ती अर्थात टंडा बनाकर रहती हैं। वे एक ही स्थान पर कुछ दिन ठहरती हैं और उसके कुछ दिन बाद दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, अर्थात वहाँ की अगर सुख सुविधाएं खत्म हो जाती है, वहाँ के संसाधन खत्म हो जाते होंगे तो वे दूसरे स्थान पर अपना प्रस्थान कर जाती है, फिर वहाँ पर रहती हैं। फिर वहाँ पे तब तक रहती है जब तक वहाँ का संसाधन उनको उपलब्ध होते रहता है जीवन जीने का। ठीक है, अर्थात निर्वाह करने के लिए जब तक संसाधन उपलब्ध होते रहता है तब तक वो दूसरे उस स्थान पर रहते हैं। फिर टंडा में कितनी 10-15 झोपड़ियाँ रहती हैं जो लकड़ियों से निर्मित होते हैं और इनमें वृक्ष की शाखाओं, पत्तियों और घास फूस का प्रयोग होता है। अब जाहिर सी बात है कि जो अस्थायी घर है वो तो वो अस्थायी चीज़ों से ही बना हुआ होगा, तो इसलिए वे लकड़ियों, घास फूस, शाखाओं, पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। भोजन के लिए कंदमूल, फल फूल, जंगली जानवरों के मांस आदि पर आश्रित रहते हैं और भोजन का संग्रह करने में विश्वास रखते हैं, ताकि वैसे मौसम जिसमें भोजन खोजना या प्राप्त करना संभव नहीं हो वहाँ तब संग्रहित भोजन का उपयोग कर पाएँ। इन जनजातियों के अधिकांश बर्तन वृक्ष के पत्तों के बने होते हैं और खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों को प्रयोग में लाते हैं तथा जमीन पर चटाई की तरह बड़े बड़े पत्ते बिछाकर सोते हैं। तो ये था घुमंतू जनजाति। और अब इनकी वेशभूषा के बारे में समझ लीजिए कि ये बहुत साधारण वेशभूषा वाले लोग होते हैं। वस्त्र के नाम पर अक्सर कमर से घुटने तक ढकने वाला ही कपड़ा का प्रयोग करते हैं, जिसको करेया कहते हैं। ठीक है, ये जो आप विशिष्ट शब्द देख रहे हैं इनको जरूर याद करते चले जाइएगा। ठीक है, कौन कौन से जो भी विशिष्ट शब्द थोड़ा अलग दिख रहे हैं इनको याद करते चले जाइएगा। जंगल से प्राप्त लकड़ियों से ये लोग ओखली, कठौती, ढोलकी आदि बनाकर हाट बाज़ारों में बेचते हैं और जिनसे मिर्च, मसाला और अन्य वस्तुओं को खरीद कर लाते हैं। पशुपालन में
इनके पशु बकरी मुर्गी मुर्गे के अतिरिक्त कुत्ते भी होते हैं जो शिकार के समय में इनका उपयोग करते हैं या फिर ये शिकार में इनकी मदद करते हैं। इसी वर्ग में कुछ लोग कृषि से भी जुड़ गए हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। इन्हें जांघी कहा जाता है। यहाँ करेया किसको कहा जाता है, जांघी किसको कहा जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। झूम कृषि के अलावा कुछ स्थानों पर अस्थायी कृषि भी होने लगी है। अब देखिए अगला, घुमंतू कृषक जनजाति। इसके अंतर्गत सौरिया, पहाड़िया और कोरबा जनजातियाँ आती है। ये लोग भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय झूम कृषि है। ये एक स्थान पर आकर वहाँ पेड़ों को साफ करके कृषि योग्य भूमि तैयार करते हैं और जब ये दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ फिर से पुनः नए खेत तैयार करते हैं। कृषि कार्य के लिए इनके पास नुकीले और धारदार औजार होते हैं और खेती के अतिरिक्त इनके भोजन में शिकार, कंदमूल भी शामिल होते हैं। जबकि आपका जो पहली जनजाति के बारे में जो आपने पढ़ा उसमें सिर्फ आप वो लोग कंदमूल पर ही डिपेंड करते हैं। इनकी खेती को कुरवा कहा जाता है। कुरवा से जंगल में अवैध कटाव बहुत हुआ जिसने वन क्षेत्र को कम किया है और ये पशुपालन में छोटे जीवों को पालते हैं। यद्यपि राजमहल के माल पहाड़िया अब पुरानी पद्धति छोड़कर स्थायी कृषि को अपना चुके हैं। अर्थात जो पहले अस्थायी कृषि था, धीरे धीरे ये भी अब अस्थायी से स्थायी कृषि में परिवर्तित हो रहा है। कोरबा भी पलामू क्षेत्र में स्थायी खेती करने लगे हैं। थर्ड में देखिए कृषक जनजाति। इसके अंतर्गत संथाल, उरांव, हो, मुंडा और भूमि जैसी प्रमुख जनजातियाँ आती है जो पूर्व में भले ही शिकार और झूम कृषि पर आश्रित रही हों, लेकिन बाहरी संपर्कों ने इन्हें जल्द ही स्थायित्व का महत्व समझा दिया और इन दोनों ने ही भूमि अधिग्रहण कर स्थायी कृषि का व्यवसाय अपना लिया। ठीक है, अब ये लोग कृषि और पैदावार के तरीकों में भी अनुभवी हो चुके हैं और हल बैल के साथ साथ खाद पानी की महत्ता को भी जान चुके हैं और कुछ लोगों ने कृषि के अलावा नकदी लाभ के लिए व्यवसाय में भी कदम रखा। अब ये जनजातियाँ धन प्राप्ति मांसाहार करने लगी हैं और बहुधा पर्व आदि के अवसर पर सामूहिक आखेट करने लगे। मीन्स धीरे धीरे क्या रहा है, कुछ जनजातियाँ जब से पहले देखिए ये थे घुमंतू, उसके बाद घुमंतू कृषक, फिर घुमंतू कृषक से जब कृषक हुए तो जाहिर सी बात है इनकी जो दिनचर्या है, इनकी आवश्यकता हमें परिवर्तन लाने लगा और साथ ही साथ इनके जो क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप भी परिवर्तन होने लगे। तो जाहिर सी बात जब घुमंतू कृषक से कृषक में जब परिवर्तित होते तो इनके जो तौर तरीके हैं वो भी बदल जाएंगे। घुमंतू से इनका जो स्वभाव है वो स्थायित्व में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, जो ये अस्थायी खेती करते थे वे धीरे धीरे स्थायी खेती करने लगे। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे अपग्रेड होने लगे। नेक्स्ट देखिए शिल्प जनजाति। इसके अंतर्गत वे जनजाति आती है जो अपने जीवन यापन के लिए गृह उद्योगों पर आश्रित हैं। इनमें महली, करमाली, लोहरा और चीड़बड़ाई आदि जनजातियाँ प्रमुख हैं और ये जनजातियाँ मिश्रित जनसंख्या वाले खेतों में रहती हैं। मिश्रित जनसंख्या वाले खेतों में रहती हैं। देखिए जो 4 प्रकार की जनजातियों के बारे में बताया गया उसमें कौन कौन जनजाति हैं उनको याद करते चले जाइएगा। इससे आपको जो पीटी में आपको हेल्प होगा। पीटी में यही सारे फैक्ट पूछे जाते हैं और जो आपको बोल्ड लेटर मैंने करके रखा है उसको ध्यान देते जाइएगा। ये सारे फैक्ट पीटी के लिए काम आने लगे। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव आपको कंटेंट है ये पूरा आपको पीटी के साथ साथ मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, तो इनका जो विकास था मुख्यतः भूमिज, संथाल और उरांव आदि बस्तियों में हुआ जहाँ इनका उत्पाद सरलता से क्रय हो सके। चीड़बड़ाई जहाँ कपड़े बुनते थे, वहीं लोहरा और करमाली कृषि के काम आने वाले औजारों की मरम्मत करते थे। चीड़बड़ाई और करमाली लोहरा के बारे में आपने जान लिया और इस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। स्पष्ट होता है कि इन जनजातियों की जीवन शैली जटिल और श्रमशील होती होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ जो कपड़े बुनते थे या फिर जो लोग कृषि के औजार बनाते थे ये अपने आप में ही जटिल कार्य था। इनका जीवन जो है थोड़ा अभावग्रस्त भी रहा है और यद्यपि इन जनजातियों ने समय के साथ अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर नए व्यवसाय को भी अपना लिया। कभी असुर जनजाति लौह कार्यों में लगी थी, लेकिन अब मशीनी युग में औजारों की आवश्यकता घट जाने से इन्हें यह कार्य छोड़कर अन्य नकदी जो लाभ वाले व्यवसाय थे उसको धीरे धीरे इन लोगों ने अपना लिया। स्थायित्व की भावना से अब जनजातियों में उद्योग धंधों में भी रुचि बढ़ने लगी और कारखानों आदि में भी जनजातीय श्रमिक बहुतायत संख्या में देखे जाते हैं। चाय बागानों में जनजातीय स्त्रियां अधिक श्रमशील और सफल सिद्ध हो रही हैं और अब शिक्षा के कारण ये लोग जागरूक हो गए हैं।
और जनजातीय युवक और स्त्रियां सरकारी उपक्रमों और अर्ध सरकारी कार्यालयों में भी पदासीन देखे जा सकते हैं। पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में लगभग सभी जनजातियों में नियम एक जैसे हो गए हैं। मुख्यतः पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली सभी जनजातियों में मान्य है, यद्यपि कुछ पर्व तक हो जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था रही। बाद में यह व्यवस्था भी पितृप्रधान हो गई। पैतृक संपत्ति पर मुख्यतः बड़े पुत्र का अधिकार रहा और कहीं कहीं अविवाहित पुत्रियों को भी इसमें हिस्सा देने की प्रथा रही। प्रमुख जनजातियां मुंडा और उरांव में स्त्रियों पर अधिक सामाजिक बंधन थे तथा वे पूजा पद्धति, शिकार, सभाओं में भागीदारी से वंचित थे। अर्थात इन सभी चीज़ों में सिर्फ पुरुष को ही भागीदारी होने का अधिकार प्राप्त था। यद्यपि कुछ स्त्रियों को कुछ अधिकार दिए भी गए थे। अगर वर्तमान की बात करें तो घर की दैनिक खरीदारी महिलाएं ही करती हैं, जबकि व्यक्तिगत पारिवारिक निर्णयों में इनके परामर्श को भी मान्यता देने की शुरुआत हो गई है और आर्थिक खरीदारी में इनकी भूमिका नगण्य है। लेकिन आर्थिक परिमार्जन में इनका जो श्रम सहयोग है ये अभी लगभग बराबर ही रहा है पुरुषों के। झारखंड में देखिए वर्तमान में कितने प्रकार की जनजाति हैं, ये एकदम याद रखिएगा, पीटी फैक्ट है ये, ठीक है। ये आपको 32 प्रकार के झारखंड में जनजाति हैं, जिसमें कि आपका 9 आदिम है और 23 अनुसूचित है। आपको शुरू में बताया गया था कि 2 प्रकार की मुख्य जनजाति हैं यहाँ पे, आदिम और अनुसूचित जनजाति। तो 9 आदिम है, 23 अनुसूचित, कुल मिलाकर 32 प्रकार की जनजाति झारखंड में चिन्हित है। अब आपको इनके बारे में डिटेल्स में भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि शासन व्यवस्था में इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। लेकिन आपको पूरा 32 जनजातियों के बारे में भी पढ़ा देना मेरा मकसद है। मैं कोशिश करूँगी इन टोटल 32 जनजातियों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ा दूँ और थोड़ा सा आपका भी समय लगेगा, थोड़ा मेरा भी समय लगेगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर आपने जितने डिटेल्स में मैं अगर पढ़ा रही हूँ अपने समय को लगाकर, उतना डिटेल्स में आप अगर अपने थोड़ा समय दे करके पढ़ लेते हैं तो आपसे ना पीटी में प्रश्न छूटेगा, ना मेंस में, ना ही अगर इंटरव्यू में कोई प्रश्न पूछ दिया जाता है तो आपसे वहाँ भी इंटरव्यू में भी आपसे कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसी को देखते ही आइए विस्तृत रूप से पढ़ते हैं पहले जनजाति संथाल के बारे में, ठीक है। संथाल जनजाति जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और मुख्य रूप से झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल जैसे धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में निवास करते हैं। देखिए जहाँ भी स्थान का नाम आता है झारखंड का, चूँकि आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको सबसे पहले तो आपके जहाँ पर स्टडी टेबल है, जहाँ बेडरूम है, जहाँ आप डेली सबसे पहले उठ कर जाते हैं, वहाँ पर आप कोशिश करिए झारखंड का मैप जो है 2-3 जगह चिपका लीजिए जहाँ पर जिलों के नाम दिखें, ताकि आपको जिलों के नाम एकदम कंठस्थ हो जाए कि कौन सा जिला झारखंड में कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही नाम आपको जगह का नाम बोला जाए आपको याद आना, आपका नज़रों के सामने आ जाना चाहिए कि धनबाद कहाँ है, बोकारो है, गिरिडीह कहाँ है, ठीक है। तो इन सब जिलों में आपको संथाल जनजाति का निवास है। प्रजाति दृष्टि से इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड श्रेणी में रखा जाता है और इनकी भाषा संथाली है और लिपि ओलचिकी है। ये 12 गोत्र में विभाजित है, जो कि मुर्मू, हंसदा, सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, बासिक, बेसरा, पोरिया, टुडू, केंडुआर, चोड़े और मरांडी है। संथाल सुव्यवस्थित गांव में रहते हैं और गांव में के बीच इनका मांझी थान होता है, जहां गांव का मांझी पूजा पाठ करता है। मांझी थान मांझी हड़ाम बोंगा का निवास स्थान माना जाता है और गांव की पंचायतें भी यहां बैठती हैं। गांव के बाहर एक किनारे सखुआ और महुआ पेड़ के झुरमुट के बीच जहर थान होता है, जहां जहर एरा के अतिरिक्त गांव संथालों के अन्य देवी देवता का भी निवास स्थान है। अर्थात जो जहर थान जो हो गया वहाँ पे आपका जो है देवी देवता का निवास स्थान है, ठीक है। जहाँ पर जहर एरा जो कि देवता हैं, उसके अलावा अन्य देवी देवताओं का भी निवास स्थान उसको माना जाता है। इनका जो सर्वोच्च देवता है वो मरांग बुरू है, नाम याद रखिएगा, जिनको ठाकुर जी भी कहा जाता है। और गाँव के मुखिया का घर बीच में मांझी थान के पास होता है। आर्थिक जीवन की बात करें तो संथालों का आर्थिक जीवन अन्य जनजातियों की तरह अभावग्रस्त होता है और कृषि ही इनकी आजीविका का मुख्य आधार होता है। धान इनकी प्रमुख फसल है और इनका भोजन सादा एवं साधारण होता है। चावल इनका मुख्य भोजन है और पोचाई अर्थात चावल की जो शराब होती है यह प्रिय पेय है। संथालों देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं इनको याद करते चले जाइए, मैं बार बार बोल रही हूँ
जैसे पोचाई क्या होता है, जाहिर थान क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको मरांग बुरू क्या है, तो ये सब याद रखते चले जाना है, समझते चले जाना है, क्योंकि ये पीटी में यही सब फैक्ट्स के बारे में आपको पूछ दिया जाता है। जैसे कि आपको पहले मैंने बिटलाहा पूछा था, बिटलाहा के बारे में बताया था। चलिए आपको एक प्रश्न दे देती हूँ, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्रश्न में कि बिटलाहा क्या है, ठीक है, या किस समाज से संबंधित है। कम से कम आपको इतना बताना है कि बिटलाहा किसे कहते हैं। ये आपको जो शुरू के वीडियो उसमें बताया जा चुका है 2-3 बार। आगे देखिए, संथालों में गोदना गोदने का प्रचलन पाया जाता है। पुरुष के बाएं हाथ में सिक्का का चिन्ह होता है। बिना सिक्का चिन्ह वाले पुरुषों के साथ समाज की कोई लड़की विवाह नहीं करना चाहते हैं। ये संथाल समाज में होता है, ठीक है। समाज की बात करें तो संथाली समाज बहिर्विवाही गोत्रों में विभक्त है। सगोत्रीय विवाह एक अपराध माना जाता है। गोत्र चिन्ह के प्रति असीम श्रद्धा और अज्ञात भय भाव बना रहता है। गोत्र चिन्ह को मारना, नष्ट करना या खाना वर्जित है। और संथाली जाति में अनेक प्रकार के विवाहों का प्रचलन, जैसे कि किरिंग, बहु बापला, किरिंग जबाई के इतुत, निर्बोलोक, टुनके दीपिल बापला, घरदी जमाए, सेवा विवाह और सांका विवाह, ये सब विवाह के प्रकार है। किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। अब जैसे पूछा जाए किरिंग बापला क्या है, तो आपको ऑप्शन अगर पीटी में दिया रहेगा कि विवाह की प्रणाली या फिर यहाँ की प्रचलित विवाह की प्रणाली, आपको देकर आंसर करना है। वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को जो वधु मूल्य प्रदान किया जाता है उसे पौन कहा जाता है। संथाल जनजाति मुख्य रूप से बाह्य या बा सोहराई, सरहुल, करम, बंधना, एरोक, महासिम, हरिहार सिम आदि पर्व मनाते हैं। ये सभी पर्वों के नाम हैं जो कि संथाल जनजाति में मनाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित होते हैं। संथालों का परिवार ही उनका पहली सामाजिक इकाई होता है और प्रत्येक संथाल समाज में एक ग्राम पंचायत जिसका प्रमुख मांझी होता है। तो संथालों का परिवार जो होता है पहली सामाजिक इकाई होता है। वह अपने पंचायत का सभापति भी होता है। जो मांझी होता है वह अपने पंचायत का सभापति भी होता है और मांझी को गांव के प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वह ग्रामीणों से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का निपटारा भी करता है। ये मांझी का प्रशासनिक दायित्व और यह कार्य है। पौराणिक गांव का जो होता है वो उप प्रधान होता है। तो प्रधान हो गया मांझी और पौराणिक उप प्रधान हो गया। तो ये पौराणिक का कार्य क्या होता है, वह मांझी की सहायता करता है। जोग मांझी को संथाली युवक युवतियों का सरदार भी कहा जाता है और मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निष्पादन प्रमाणिक द्वारा होता है। संथाल समाज में लोगों से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का एकत्रीकरण गोड़ैत द्वारा या गुंडैत द्वारा, बहुत जगह गुंडैत लिखा हुआ है, गुंडैत या गोड़ैत एक ही होता है, ठीक है। तो सूचनाओं का संग्रहण करने का कार्य होता है गुंडैत या गोड़ैत द्वारा। वह संदेशवाहक के रूप में सभी प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण उच्च अधिकारी को करता है। 5 से 8 गांवों पर एक देश मांझी होता है। वैसे विषय जिनका निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं हो पाता उन विषयों का निपटारा मांझी द्वारा देश मांझी के पास निपटारे हेतु भेज दिया जाता है। 15 से 20 गाँव को मिलाकर परगना का निर्माण होता है और उसका प्रधान पद परगनैत कहलाता है। यह संथाल समाज का सर्वोच्च प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्था है। वैसे विषय जिनका निपटारा मांझी अथवा देश मांझी द्वारा नहीं हो पाता उसका समाधान परगनैत द्वारा होता है। परगनैत एक से अधिक गांव के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करता है और संथाली समाज में अपराध के लिए आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक दंड देने का भी प्रावधान है। समगोत्रीय विवाह, विजातीय विवाह, गैर जातीय विवाह, यौन अपराध तथा अन्य गंभीर अपराधों के लिए सबसे कठोर सजा बिटलाहा सामाजिक बहिष्कार का प्रावधान है। बिटलाहा का अर्थ सामाजिक बहिष्कार होता है। छोटे अपराध के लिए जुर्माना, भोज भात की व्यवस्था करने आदि जैसे दंड दिए जाते हैं और दोषी व्यक्ति को समाज के समक्ष क्षमा याचना के साथ लोगों को सामूहिक भोज भात की व्यवस्था करनी पड़ती है। अर्थात सामूहिक भोज भात का व्यवस्था करके दोष मुक्ति का प्रावधान है। इसके बाद ही दोषी व्यक्ति के अपराध समाप्त होते हैं और वह पुनः संथाली समाज का अंग बन जाता है। वर्तमान समय में भी संथालों की पारंपरिक संस्थाएं सक्रिय हैं। हत्या, डकैती जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर अन्य अपराधों का निर्णय इसकी पारंपरिक संस्थाएं करते हैं।
इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उरांव जनजाति, हो जनजाति एवं के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आपका फीडबैक की आवश्यकता है। आपको वीडियो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कंटेंट आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं। मेरे दृष्टि से ये कंटेंट बहुत ही फ्रूटफुल है और आपको बहुत ही मदद करेगा, लेकिन मुझे आपके फीडबैक की भी आवश्यकता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें और लाइक्स करें, और साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इन वीडियो से लाभान्वित हो सके और अपनी जो जेपीएससी परीक्षा है उसकी तैयारी आराम से सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।